Hello everyone, welcome to the channel of Education World EW. Welcome to your class. हमने पिछले लेक्चर्स में जो है वो डिमांड को स्टडी किया है, चेंज इन डिमांड को स्टडी किया है, शिफ्ट इन डिमांड को स्टडी किया है और आपने इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का टॉपिक भी किया है. तो आज हम लोग सिर्फ और सिर्फ इसके मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस करेंगे, मतलब ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस जो हैं उनकी डिस्कशन करेंगे. सो स्टार्ट करते हैं अपना लेक्चर आज का. सो द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन इज द लॉ ऑफ डिमांड स्टेट्स with increase in price there is decrease in quantity demanded, increase in quantity demanded, decrease in demand and increased demand. तो इसके लिए सबसे पहले हमें समझना होगा कि क्वांटिटी डिमांडेड का मतलब क्या है, इंक्रीज और डिक्रीज का मतलब क्या है. देखो, अगर हम क्वांटिटी डिमांडेड की बात करते हैं ना, तो क्वांटिटी डिमांडेड ओनली बिकॉज ऑफ प्राइस की वजह से होता है, ओनली बिकॉज ऑफ प्राइस. ये सिर्फ और सिर्फ प्राइस की वजह से अगर डिमांड में चेंज रहे तो उसको हम लोग कहते हैं क्वांटिटी डिमांडेड. अगर हम इंक्रीज और डिक्रीज की बात करें तो वो रहता है अदर फैक्टर्स की वजह से, अदर फैक्टर्स दैन प्राइस. प्राइस के अलावा जो फैक्टर्स होते हैं उनकी वजह से ये चेंजेस रहते हैं. सो लॉ ऑफ डिमांड जो है वो कहता है एनी इंक्रीज और डिक्रीज इन प्राइस लीड्स टू डिक्रीज और इंक्रीज इन डिमांड रिस्पेक्टिवली. देखो, अगर प्राइस आपका ज़्यादा होगा तो आपकी डिमांड कम होगी, अगर आपका प्राइस कम हो जाएगा तो आपकी डिमांड ज़्यादा हो जाएगी. सो विद द इंक्रीज इन प्राइस देयर इज डिक्रीज इन क्वांटिटी डिमांडेड. तो फर्स्ट ऑप्शन जो है वो राइट आंसर है. उसका रीजन ये है कि लॉ ऑफ डिमांड सिर्फ और सिर्फ प्राइस के रिलेशन को स्टडी करता है और उसके लिए हम वर्ड यूज करते हैं क्वांटिटी डिमांडेड, जो कि मूवमेंट का पार्ट है. आपने टॉपिक किया ना चेंज इन डिमांड का, जिसमें मूवमेंट इन डिमांड था और शिफ्ट अलोंग द डिमांड कर्व था. तो ये मूवमेंट का पार्ट होता है जिसमें क्वांटिटी डिमांडेड की बात की जाती है. नेक्स्ट क्वेश्चन, द फॉलोइंग वुड कॉज अ चेंज इन द क्वांटिटी डिमांडेड फॉर अ प्रोडक्ट. ये जो चेंज लेके आएगा वो किस में लेके आएगा, प्रोडक्ट की क्वांटिटी डिमांडेड में कौन सा फैक्टर इनमें से चेंज लेके आएगा. अब देखो, चेंजिंग प्राइसेस ऑफ द रिलेटेड प्रोडक्ट्स, चेंजिंग कंज्यूमर टेस्ट, इंक्रीजिंग कंज्यूमर इनकम एंड डिक्रीजिंग प्राइस ऑफ द प्रोडक्ट. अब देखा जाए तो ये सारे ही फैक्टर्स अफेक्टिंग डिमांड है. ये सारी चीजें जो हैं वो डिमांड को इफेक्ट करती हैं, राइट. बट क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वांटिटी डिमांडेड की बात कर रहा है. सो क्वांटिटी डिमांडेड सिर्फ दो चीजों को स्टडी करती है, प्राइस को और डिमांड को, और किसी को स्टडी नहीं करती. तो रिलेटेड प्रोडक्ट्स नहीं आएगा, कंज्यूमर टेस्ट नहीं आएगा क्योंकि इनकी वजह से शिफ्ट होता है, कंज्यूमर इनकम की वजह से शिफ्ट रहता है. बट अगर अकेले प्राइस की बात की जा रही है तो वो इसका राइट आंसर रहेगा. तो क्वेश्चन में सारे ही फैक्टर्स ऐसे हैं जो डिमांड को इफेक्ट करते हैं, बट क्योंकि उसने क्वांटिटी डिमांडेड की बात की तो सिर्फ प्राइस कंसिडर किया जाना. नेक्स्ट इज इंक्रीज इन डिमांड कैन अक्कर ड्यू टू. जो डिमांड में इंक्रीज रहता है वो किन रीजंस की वजह से रहता है. अब इसने इंक्रीज की बात की है बेटा, इसने क्वांटिटी डिमांडेड की बात नहीं की, इसने डिमांड की बात की है, यानी कि ये शिफ्ट अप्रोच पे चल रहा है. शिफ्ट का मतलब ये होता है चेंज इन डिमांड ड्यू टू फैक्टर्स अदर देन प्राइस, ड्यू टू फैक्टर्स अदर देन प्राइस. प्राइस के अलावा कुछ फैक्टर्स होते हैं जिनकी वजह से चेंज रहता है. So increase in income of the consumer, decrease in the price of the complementary goods and increase in the price of the substitutes. ये भी फैक्टर है, ये भी एक तरह का फैक्टर है क्योंकि ये कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स की बात कर रहा है. कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स का मतलब ये होता है जो एक दूसरे को सपोर्ट करती है, जैसे डीजल और कार. डीजल के बिना कार नहीं चलेगी और जो है डीजल की जरूरत कार के लिए है ना. तो कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स उनको कहा जाता है जो दोनों इकट्ठे मिलके यूज की जाती हैं. सब्स्टिट्यूट गुड्स उनको कहा जाता है जो विच कैन बी यूज्ड इन प्लेस ऑफ अनदर, विच कैन बी यूज्ड इन प्लेस ऑफ अनदर. हम दूसरे की जगह पे हम इसको यूज कर सकते हैं, उसको हम लोग कहते हैं सब्स्टिट्यूट गुड्स. सो ऑल ऑफ दीज इज द राइट आंसर क्योंकि ये सारे ही अदर फैक्टर्स हैं, ये सारे ही क्या है, अदर फैक्टर्स है. तो ये बिल्कुल सही जवाब है. नेक्स्ट क्वेश्चन, वायलेशन ऑफ लॉ ऑफ डिमांड अकर्स व्हेन. अब किस रीजन की वजह से जो है वो लॉ ऑफ डिमांड जो है वो वायलेट होता है. नेगेटिव इनकम इफेक्ट इज ग्रेटर देन सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट, नेगेटिव इनकम इफेक्ट इज लेस देन सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट, इनकम इफेक्ट इज नेगेटिव एंड सब्स्टिट्यूशन इज नेगेटिव. सो देखा जाए तो इसके ऑप्शंस में एक तो वो इनकम इफेक्ट की बात कर रहा है, एक वो सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट की बात कर रहा है. तो अगर आपको दोनों इफेक्ट्स का मतलब समझ में आ जाए ना तो आप लोग क्वेश्चन आसानी से सॉल्व कर पाओगे. सो इनकम इफेक्ट हम किसको कहते हैं,
जब इनकम इंक्रीज होती है ना, जिसको हम लोग लिखते हैं वाई, इकोनॉमिक्स में इसका सिंबल रहता है वाई, डिमांड भी इंक्रीज हो जाती है। अगर आपकी इनकम कम हो जाती है ना तो आपका डिमांड क्या हो जाता है, कम। सो ये तो इनवर्स रिलेशनशिप स्टेट ही नहीं कर रहा। लॉ ऑफ डिमांड कहता है कि प्राइस और डिमांड का रिलेशनशिप रहता है। किसका रहता है, प्राइस और डिमांड का, वो भी इनवर्स रिलेशनशिप रहता है। क्या रिलेशनशिप रहता है, इनवर्स। सो अगर हमारा इनकम इफेक्ट नेगेटिव होगा, मतलब अगर इनकम नीचे जा रही है, डिमांड ज्यादा हो रही है, तो वो तो होगा इंफीरियर गुड्स के केस में। सॉरी, इनकम ज्यादा होगी, डिमांड कम होगी, क्योंकि इंफीरियर गुड्स जो होती है उनकी क्वालिटी कम होती है, और हम लोगों की जैसे इनकम इंक्रीज होती है तो हम शिफ्ट कर देते हैं इन गुड्स को। सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट का मतलब ये रहता है कि एक गुड्स का जो प्राइस है, जैसे कोका कोला है ना, इसका प्राइस ज्यादा हो गया तो लोगों ने पेप्सी की डिमांड करनी ज्यादा कर दी। रीजन बिहाइंड, उसका तो प्राइस कम ही है ना, तो कम प्राइस पे लोग उसको खरीदेंगे। तो लॉ ऑफ डिमांड कब वायलेट हुआ, इनकी वजह से तो लॉ ऑफ डिमांड नहीं वायलेट हो रहा, इसकी वजह से भी नहीं वायलेट हो रहा। नेगेटिव इनकम इफेक्ट अगर कम रहे सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट से, फिर भी वायलेट नहीं होगा। बट अगर आपका इनकम इफेक्ट ज्यादा हो जाएगा ना सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट से, फिर आपका लॉ ऑफ डिमांड जो है वो वायलेट हो जाएगा। सो ये आपका राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, मूवमेंट अलोंग द डिमांड कर्व इलस्ट्रेट्स। अब बात करते हैं मूवमेंट होता क्या है। मूवमेंट जो रहता है ना, उसका कंसेप्ट है क्वांटिटी डिमांडेड से रिलेटेड। ठीक है, ये आप नोट कर लीजिए। मूवमेंट का जो कॉन्सेप्ट है वो क्वांटिटी डिमांडेड से रिलेटेड है, सिर्फ प्राइस की वजह से इसमें चेंज रहता है। दूसरी तरफ अगर देखा जाए तो शिफ्ट्स की बात अगर की जाए तो वो डिमांड से रिलेटेड है, और उसमें फैक्टर्स अदर देन प्राइस काउंट किए जाता है। क्या काउंट किया जाता है, फैक्टर्स अदर देन प्राइस, प्राइस के अलावा जो फैक्टर्स आता है। तो ये जो मूवमेंट होती है ना, शिफ्ट्स को क्वांटिटी डिमांडेड में जो शिफ्ट आता है, कॉम्प्लीमेंट इफेक्ट जो आता है, चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड और इनकम इफेक्ट। देखो शिफ्ट तो प्राइस की डिमांड में रहता है, क्वांटिटी डिमांडेड में नहीं रहता। कॉम्प्लीमेंट इफेक्ट नहीं है, इनकम इफेक्ट नहीं है, चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड है, क्योंकि क्वांटिटी डिमांडेड इज स्टार्टेड इन रिलेशन टू द प्राइस, इन रिलेशन टू प्राइस। और हम लोग इंक्रीज भी स्टडी करते हैं, डिक्रीज भी स्टडी करते हैं, तो चेंज पूरा का पूरा आएगा। सो दिस इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंक्रीज इन डिमांड शोन बाय द डिमांड कर्व व्हेन द, अच्छा अब उसने बात की इंक्रीज इन डिमांड की, यहीं से हमें पता लग जाना चाहिए कि ये शिफ्ट कॉन्सेप्ट की बात कर रहा है। अगेन मैं रिपीट कर रही हूँ, शिफ्ट किसकी वजह से होता है, फैक्टर्स अदर देन प्राइस की वजह से। प्राइस के अलावा जो फैक्टर्स रहते हैं उनकी वजह से शिफ्ट रहता है। अगर मैं ये कहूँ कि टेस्ट प्रेफरेंसेस जो हैं वो फेवरेबल हैं हमारे प्रोडक्ट को लेके, ऑब्वियस है फिर प्रोडक्ट की डिमांड इंक्रीज होगी। तो ऐसा होगा कि ये तो हमारा जो है वो प्राइस है कांस्टेंट रह रहा है ना। पहले हमारा टेस्ट इस तरह से था, मतलब इस तरह से लोग खरीदते थे, डिमांड इस तरह से करते थे। अब टेस्ट और फेवरेबल हो गया तो डिमांड यहाँ चले गई। पहले डिमांड का कर्व इस तरह से था, अब इस तरह से हो गया, सॉरी इनवर्स होता ना, इस तरह से पहले ये था अब ये हो गया, तो इंक्रीज हो गया। ठीक है, ये इंक्रीज शो कर रहा है, ये डिमांड कर्व ले लो, ये डिमांड का फर्स्ट कर्व ले लो। सो ये इंक्रीज किसकी वजह से हुआ, फैक्टर्स अदर देन प्राइस की वजह से। तो अगर इंक्रीज रहेगा तो ये राइट की तरफ जा रहा है, किसकी तरफ जा रहा है, राइट की तरफ जा रहा है। सो फर्स्ट ऑप्शन इज द राइट आंसर। डिमांड कर्व इज ऑलवेज डाउनवर्ड स्लोपिंग, ये तो बहुत इजी है क्योंकि यहाँ पे हम लोग लेते हैं यूनिट्स यानी क्वांटिटी डिमांडेड, ठीक है, और दूसरे एक्सेस पे हम लोग लेते हैं प्राइस। क्या लेते हैं, प्राइस। सो जिस तरह से प्राइस इंक्रीज होता जाता है डिमांड कम होती जाती है। जैसे मैं यहाँ पे 10, 20, 30, सॉरी यहाँ 40 कर लेता है, यहाँ 30 कर लेता है, 40, 50 इस तरह से कर लेता है, 10, 20, 30, 40, 50, 60। अब 10 पे आपका डिमांड 50 था, 20 पे आपका डिमांड 40 हो गया, 30 पे आपका डिमांड 30 हो गया, 40 पे आके आपका डिमांड 20 हो गया। सो ये कर्व देखो किस तरह से जा रहा है, ये कर्व जा रहा है डाउनवर्ड स्लोपिंग डिमांड कर्व। सो डिमांड कर्व इज ऑलवेज डाउनवर्ड स्लोपिंग बिकॉज द रिलेशनशिप इट explains is of law of demand, and law of demand states that there is inverse or negative relationship between price of the commodity and the demand of the commodity. Next is the law of demand is measured from the perspective of law of demand। क्या कहता है, law of demand states with the increase in price quantity demanded decreases, with the decrease in price quantity demanded increases। ऐसा क्यों होता है, ऐसा कौन करता है, हम ही करता है ना, कंज्यूमर्स ही करता है ना। हम लोग देखते हैं कि अगर थोड़ा सा डिस्काउंट मिल रहा है या ऑफ लगा है
या जो है वो हमें रिडक्शन मिल रही है प्राइसेस में, तो हम लोग उसकी डिमांड ज़्यादा कर लेते हैं, हम लोग थोड़ा ज़्यादा खरीद लेते हैं। जैसे 30% ऑफ लगा, 40% ऑफ लगा, तो आपने एक आर्टिकल की जगह जो है वो आपने 2 आर्टिकल्स परचेज करे, ऐसा कर लिया ना आप लोगों ने। तो कंज्यूमर के पॉइंट ऑफ व्यू से लॉ ऑफ डिमांड को स्टडी किया गया। तो ये किसके पर्सपेक्टिव से मेजर होता है? कंज्यूमर के पर्सपेक्टिव से। नेक्स्ट इज द गुड्स फॉर विच डिमांड गोज डाउन व्हेन द इनकम गोज अप। जब इनकम ज्यादा होती है और उन गुड्स की डिमांड कम हो जाती है, तो इन गुड्स को क्या कहा जाता है? इसको हम इनकम इफेक्ट कहते हैं। ठीक है, इसको हम इनकम इफेक्ट स्टडी करते हैं। ये अगर हम नॉर्मल गुड्स की बात करेंगे ना, नॉर्मल गुड्स वो गुड्स रहती हैं जिसमें आपको रेगुलर इनकी ज़रूरत पड़ती है। आपकी अगर इनकम इंक्रीज हो जाएगी ना, तो कुछ खास फर्क नहीं पड़ेगा, बट आप इनकी डिमांड थोड़ी सी ज़्यादा करनी शुरू कर दोगे, मतलब थोड़ा बल्क में खरीद लोगे। अगर आप लग्जूरियस गुड्स की बात कर रहे हो ना, लग्जरी गुड्स की बात कर रहे हो, तो जैसे ही आपका इनकम इंक्रीज होगा, वाई अब मैं लिख रही हूँ, वाई मीन्स इनकम, तो आपका क्वांटिटी डिमांडेड भी ज़्यादा हो जाएगा। डिमांड लिखूंगी मैं यहाँ पे क्योंकि क्वांटिटी डिमांडेड प्राइस के रिलेशन में स्टडी किया जाता है। अगर हम इन्फीरियर गुड्स की बात कर रहे हैं, इन्फीरियर गुड्स वो होती हैं जो जिनकी क्वालिटी जो होती है वो कम होती है, लो क्वालिटी गुड्स। ठीक है, लो क्वालिटी गुड्स को हम लोग इन्फीरियर गुड्स कहते हैं। तो अगर मेरी इनकम ज़्यादा हो जाएगी ना, तो मैं लो क्वालिटी गुड्स को खरीदना बंद कर दूंगी, तो मेरा जो डिमांड होगा वो कम हो जाएगा, क्योंकि मैं शिफ्ट कर जाऊंगी अच्छी गुड्स के ऊपर, क्वालिटी गुड्स के ऊपर। सो डिमांड कब कम होगी कि इनकम ज़्यादा हो, तो वो फिर इन्फीरियर गुड्स के केस में होगी। सो आई होप आपको ये जो है तीनों इफेक्ट से समझ में आ गए होंगे कि इनकम इफेक्ट तीनों गुड्स के केस में अलग अलग रहता है। नॉर्मल गुड के केस में अलग रहता है, लग्जरी गुड्स के केस में अलग रहता है, इन्फीरियर गुड्स के केस में अलग रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ डिटर्मिनेंट ऑफ कंज्यूमर्स डिमांड? डिमांड का कौन सा कंपोनेंट नहीं है? इनकम डेफिनेटली है, इनकम इंक्रीज, डिमांड इंक्रीज। प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स बहुत फर्क पड़ता है। अगर आप कोको कोला और पेप्सी के कस्टमर हैं, तो कोको कोला का प्राइस ज़्यादा, पेप्सी का कम है, आप पेप्सी खरीदोगे। टेस्ट का बहुत ज़्यादा फर्क पड़ता है। अगर आप टेस्ट के अकॉर्डिंग कंज्यूमर्स ऑलवेज टेस्ट के अकॉर्डिंग चीज़ खरीदते हैं, बट पॉपुलेशन का इतना ज़्यादा असर नहीं पड़ता। सो राइट आंसर जो है वो पॉपुलेशन है, जो कंज्यूमर की डिमांड को असर नहीं करता, क्योंकि एक कंज्यूमर की इनकम मैटर करती है। कंज्यूमर के लिए वो कंपैरिजन करता है दूसरी गुड्स के साथ। यहाँ पे बेटा पॉपुलेशन जो है ना, ये मैक्रो लेवल पे इफेक्ट करता है। पॉपुलेशन जो है वो मैक्रो लेवल पे इफेक्ट करेगा आपके डिमांड को, डेफिनेटली करेगा। ठीक है, बट उसने क्वेश्चन में पूछा कंज्यूमर की डिमांड को क्या इफेक्ट करेगा? उसकी अपनी इनकम, उसका कंपैरिजन जो वो अलग अलग गुड्स में करेगा, उसका अपना टेस्ट। बट पॉपुलेशन बढ़ रही है, कम हो रही है, इसका उसकी डिमांड के ऊपर कोई असर नहीं पड़ेगा। ठीक है, सो पॉपुलेशन इज द राइट आंसर। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, द लॉ ऑफ डिमांड रेफर्स टू। लॉ ऑफ डिमांड जो है वो क्या कहता है? इनवर्स रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस। अब देखो, आपने इतने बड़े बड़े स्टेटमेंट्स वाले क्वेश्चन कैसे सॉल्व करने हैं? आपको पता होना चाहिए डिमांड इंक्रीज होती है प्राइस कम होने से, और डिमांड कम होती है प्राइस ज्यादा होने से। ये तो आपको पता है ना, बस आपने ये मैच करना है। सेटेरस पैरिस भी एक कंडीशन रहती है बेटा इसकी। सेटेरस पैरिबस का मतलब क्या होता है? सेटेरस पैरिबस का मतलब होता है अदर फैक्टर्स रिमेन्स कांस्टेंट। अदर फैक्टर्स रिमेन कांस्टेंट। सो इनवर्स रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस ऑफ कमोडिटी एंड क्वांटिटी डिमांडेड पर टाइम पीरियड। ठीक है, डायरेक्ट रिलेशनशिप, यहाँ कहीं ना कहीं वो ठीक बोल रहा है कि इनवर्स रिलेशनशिप है, प्राइस में है, क्वांटिटी डिमांडेड में। ओके, डायरेक्ट रिलेशनशिप नहीं होता कंज्यूमर की डिजायर में। डिजायर की तो बात ही नहीं कर रहा ना, ये तो गलत है। इनवर्स रिलेशनशिप बिटवीन कंज्यूमर इनकम एंड, नहीं, कंज्यूमर की इनकम के साथ लॉ ऑफ डिमांड को स्टडी नहीं किया जाता। डायरेक्ट रिलेशनशिप तो ये वैसे स्टडी नहीं करता। तो ऑब्वियस है, यहाँ से हमें पता लग रहा है इनके टैग वर्ड से कि ये आंसर सही नहीं है। सो राइट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट इज इफ द प्राइस ऑफ गुड्स इंक्रीजेस। अगर गुड्स का प्राइस ज्यादा होता है तो उसकी वजह से क्या होगा? प्राइस की बात कर रहा ना वो, तो क्वांटिटी डिमांडेड की बात हुई। ठीक है, यानी प्राइस को डिमांड के साथ ही स्टडी किया जा सकता है, क्वांटिटी डिमांडेड के साथ ही स्टडी किया जा सकता है। सो देखते हैं, कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स की बात कर रहा है, गुड्स की डिमांड की बात कर रहा है, सब्स्टिट्यूट गुड्स की बात कर रहा है, और अगेन गुड्स की डिमांड की बात कर रहा है। तो इसने सब्स्टिट्यूट और कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स की बात कर रही है ना। तो अब हम लोग देखते हैं कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स में क्या रहता है। अगर पेट्रोल का प्राइस ज़्यादा होगा तो कार की डिमांड कम हो जाएगी।
तो ये ऑप्शन कहता है डिमांड फॉर कॉम्प्लीमेंट्री इंक्रीज, मतलब अगर प्राइस एक का बढ़े तो दूसरी गुड का डिमांड बढ़ जाएगा, ये गलत है, डिमांड कम होगा। गुड्स की डिमांड ज्यादा हो जाएगी, अगर प्राइस ज्यादा हुआ गुड्स की डिमांड कम होती है, ये गलत है, ठीक है। यहां पे भी डिमांड वर्ड यूज किया गया है, करना चाहिए था इनको क्वांटिटी डिमांडेड, क्योंकि डिमांड जो है वो अदर फैक्टर्स पे वर्ड यूज होता है, क्वांटिटी डिमांडिंग जो है वो प्राइस पे यूज होता है। यहां पे उसने बोला डिमांड फॉर सब्स्टिट्यूट गुड्स विल इंक्रीज। अच्छा, अगर कोका कोला का प्राइस ज्यादा हो जाए तो पेप्सी की डिमांड ज्यादा हो जाएगी, ऐसा हो जाएगा, है ना। और वर्ड भी ठीक है, डिमांड वर्ड भी ठीक है, तो ये आ गया ना प्राइस ऑफ डिमांड ऑफ रिलेटेड गुड्स, तो ये ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। बी और सी ऑप्शन आपका गलत इसलिए हुआ या क्वेश्चन में गलत इसलिए है क्योंकि अगर प्राइस के साथ स्टडी कर रहा है तो क्वांटिटी डिमांडेड वर्ड यूज करो ना। अगर आप सीधे सीधे प्राइस और डिमांड में रिलेशनशिप एस्टैब्लिश करते हो तो वो सही नहीं है। रिलेशनशिप एस्टैब्लिश होता है प्राइस में और क्वांटिटी डिमांडेड में, किसमें रहता है, प्राइस में और क्वांटिटी डिमांडेड में, ना कि डिमांड में। वो तो अदर फैक्टर्स की वजह से रहता है, तो अदर फैक्टर या तो ए था या फिर सी था, प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स वाला। सो उन्हीं में से हमारा आंसर निकल आया। नेक्स्ट इज इफ द कंज्यूमर इनकम डिक्लाइंस, अगर कंज्यूमर की इनकम कम होती है तो जो डिमांड है वो क्या करेगी। पहली बात तो यहाँ पे इनकम इफेक्ट स्टडी हो रहा है ना। अगर मेरी इनकम कम हो जाएगी तो मैं नॉर्मल गुड्स की डिमांड कम करूंगी, है ना। हम लोग इतना तो दिमाग में नोट रख सकते हैं कि अलग अलग गुड्स के लिए अलग अलग रिलेशन रहता है, तो फटाफट आपके माइंड में आना चाहिए कि नॉर्मल गुड्स की जो डिमांड है वो कम रहेगी, राइट। इन्फीरियर गुड्स की डिमांड मैं थोड़ी ज़्यादा कर दूंगी, वो इसलिए करूंगी क्योंकि मेरे पास अब पैसा कम है तो मैं लो क्वालिटी गुड्स परचेज कर सकती हूँ। लग्जरी गुड्स जो हैं इनकी डिमांड भी मुझे खत्म करनी पड़ेगी क्योंकि मेरे पास पैसे नहीं है। नॉर्मल गुड्स की डिमांड इंक्रीज हो जाएगी, ये तो ऑप्शन हो गया गलत। इन्फीरियर गुड्स की डिमांड ज़्यादा हो जाएगी, ये थोड़ा ऑप्शन जो है वो ठीक है। सब्स्टिट्यूट गुड्स जो हैं उनकी डिमांड ज़्यादा हो जाएगी, या कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स जो हैं इनकी डिमांड जो है वो ज़्यादा हो जाएगी। तो इसमें से सही ऑप्शन क्या रहेगा कि अगर मेरी इनकम कम हो जाती है, कंज्यूमर की इनकम कम हो जाती है तो क्या रहेगा, डिमांड फॉर इन्फीरियर गुड्स विल इंक्रीज, डिमांड फॉर सब्स्टिट्यूट गुड्स विल इंक्रीज एंड कॉम्प्लीमेंट्री की तो इंक्रीज ही नहीं होगी ना, नॉर्मल गुड्स की डिमांड इंक्रीज नहीं होगी। बची बात अब इन्फीरियर की और सब्स्टिट्यूट की। तो अगर मेरी इनकम कम हो रही है तो मैं इन्फीरियर गुड्स ज़्यादा खरीदनी शुरू कर दूंगी। सब्स्टिट्यूट में तो फिर रहेगा मेरा प्राइस थोड़ा कम होना चाहिए दूसरी गुड का, तभी खरीदूंगी। नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग विल कॉज अ डिक्लाइन और डिक्रीज इन क्वांटिटी डिमांडेड बाय लीविंग डिमांड अनचेंज। इनमें से किसकी वजह से डिमांडेड क्वांटिटी डिमांडेड जो है वो कम हो जाएगी। इंक्रीज इन प्राइस ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री गुड, अगर मेरे कॉम्प्लीमेंट्री गुड का प्राइस इंक्रीज हो जाए तो डिमांड अनचेंज रहे, ऐसा तो नहीं होगा, बाय लीविंग डिमांड अनचेंज और डिक्रीज इन क्वांटिटी डिमांडेड, ये तो गलत है। इंक्रीज इन इनकम व्हेन गुड इज इन्फीरियर, अगर मेरे इनकम का प्राइस ज़्यादा हो जाए, सॉरी मेरी अगर इनकम ज़्यादा हो जाएगी और गुड इन्फीरियर है तो डिमांड चेंज नहीं होगी बट क्वांटिटी डिमांडेड कम हो जाएगा, ऐसा भी नहीं होगा। डिक्रीज इन प्राइस ऑफ या इंक्रीज इन प्राइस ऑफ गुड में भी नहीं होगा, डिक्रीज इन प्राइस ऑफ सब्स्टिट्यूट गुड, हाँ ऐसा ये पॉसिबल है। तो सी ऑप्शन राइट आंसर है। किस तरह से, प्राइस ऑफ सब्स्टिट्यूट गुड, डिक्रीज इन क्वांटिटी डिमांडेड, सॉरी सी नहीं डी ऑप्शन राइट आंसर है। ये डी ऑप्शन जो है वो राइट आंसर है। किस तरह से, उसने बोला डिमांड अनचेंज रहनी चाहिए, मतलब अदर फैक्टर्स कांस्टेंट रहेंगे, ठीक है। तो इंक्रीज इन प्राइस ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री गुड अदर फैक्टर है, इनकम इफेक्ट अदर फैक्टर है, प्राइस ऑफ सब्स्टिट्यूट गुड अदर फैक्टर है, और क्वांटिटी डिमांडेड की वो बात कर रहा है, वो सिर्फ प्राइस की वजह से हो सकती है। तो सीधा सीधा आंसर ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग विल नॉट डिक्रीज द डिमांड फॉर अ कमोडिटी, इनमें से किसकी वजह से कमोडिटी की डिमांड जो है वो डिक्रीज नहीं होगी, ठीक है। डिमांड की बात कर रहा ना वो, सब्स्टिट्यूट, इनकम फॉल्स, प्राइस ऑफ कॉम्प्लीमेंट इंक्रीजेस, कमोडिटी प्राइस, डिमांड की बात कर रहा बेटा वो, अदर फैक्टर्स इफेक्ट करेंगे। प्राइस ऑफ सब्स्टिट्यूट गुड अदर फैक्टर है, इनकम अदर फैक्टर है, प्राइस ऑफ अदर गुड्स अदर फैक्टर है, बट रिलेटेड गुड्स, सॉरी रिलेटेड आगे दो पार्ट्स में डिवाइड होती है, सब्स्टिट्यूट और कॉम्प्लीमेंट में, बट ये जो प्राइस है ये क्वांटिटी डिमांडेड पे असर डालेगा। किस पे असर डालेगा, क्वांटिटी डिमांडेड पे। तो ये आंसर आपका बिल्कुल ठीक है, दिस इज द राइट आंसर। नेक्स्ट इज
द स्लोप ऑफ डिमांड कर्व डिपेंड्स अपॉन, अब डिमांड कर्व का जो स्लोप है वो किसके ऊपर डिपेंड करता है, यूनिट्स यूज टू मेजर द क्वांटिटी बट नॉट द यूनिट्स यूज टू मेजर द प्राइस. Units used to measure the price and the units used to measure the quantity. Units used to measure the price but not units used to measure quantity. Neither units used to measure price nor units measured quantity. अब देखो यहाँ पे वो कहता है यूनिट्स क्वांटिटी को मेजर करें पर प्राइस को ना करें, ऐसा थोड़ी होता है. प्राइस और क्वांटिटी दोनों को लेना है, प्राइस को भी कंसिडर करें क्वांटिटी को भी कंसिडर करें, ये ठीक है. प्राइस को कंसिडर करें क्वांटिटी को मत करें, ये गलत है. ना प्राइस को करें ना क्वांटिटी को करें, ये भी गलत है. सो बी ऑप्शन इज द राइट आंसर. तो ये सारे के सारे आपके डिमांड को लेके जो है वो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस थे. आपके ऑब्जेक्टिव्स में बहुत ज़्यादा ये हेल्पफुल रहेंगे. इन केस आपने किसी और क्वेरी को डील करना हो, आप पूछना हो, तो आप टेलीग्राम चैनल जो है एजुकेशन वर्ल्ड कॉमर्स, उसको जो है वो आप ज्वाइन कर सकते हो और वहाँ पे अपने क्वेश्चंस पूछ सकते हो. थैंक यू सो मच.